नमस्कार दोस्तों, मैं डीके चंदन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डीके चंदन एजुकेटरी में। यदि आप बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसएससी, रेलवे, दरोगा या किसी भी अन्य कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। या फिर आप संविधान को, चूंकि हम लोग आज करने वाले हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। और उससे बड़ी बात कि सभी परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो यदि आप संविधान को जानने में रुचि रखते हो तो भी ये वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको संविधान समझने में अभी तक दिक्कत होती थी तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे मैं ऐसा कोशिश करूँगा इस वीडियो में कि बहुत ही सरल तरीके से और बहुत डिटेल में आपको सारी चीज़ों को बताया जाए। तो मैं आधार लेकर चलूँगा एम लक्ष्मीकांत का, जो कि एक बहुत ही फेमस बुक है, आपने भी नाम सुना ही होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एम लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा, क्योंकि मैं सारी पॉइंट को इसमें डिस्कस करूंगा। तो ज़्यादा टाइम न व्यर्थ करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट जिसे कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका परिचय का बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, कि मूल अधिकार है क्या और ये क्यों जरूरी है। तो जैसे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि घर में मान लीजिए कि आपका जो बड़ा भाई है वो आपसे बोला कि तुम्हें 3 दिन तक सोना नहीं है, यानी दिन रात सिर्फ दिन में जो नित्य क्रिया है उसको करने के बाद बाकी टाइम में सिर्फ पढ़ाई करनी है। रात में भी बोलता है कि रात में भी आपको सोना नहीं है, बल्कि जितना टाइम सोते थे उतना टाइम तक पढ़ाई करनी है। ठीक, ऐसा 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। बताओ, एक आदमी क्या सोए बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। यानी एक मूलभूत आवश्यकता है जिंदगी जीने के लिए। इंसान को जिंदा रहने के लिए सोना जरूरी है, और इसे अगर कोई रोकता है इससे, तो जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो आपसे छीन रहा है। तो आप क्या करते हो कि घर में अपने पापा जी से शिकायत करते हो कि जो भाई है वो हमें सोने नहीं देता है, सिर्फ दिन रात पढ़ने को बोलता है। तो जरूर वो उसको डांट लगाएंगे कि नहीं, एक निश्चित समय तक सोना जरूरी है। तो एक तरीके का आपको पिताजी के द्वारा अधिकार दिया गया कि आप सो सकते हो, और सोने का जो समय है उसमें कोई बाधा न डालेगा। उसी तरह से हमारे संविधान के द्वारा कुछ अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, जिससे जो जिंदगी जीने के लिए बहुत ही मूलभूत, बहुत ही जरूरी जो आवश्यकताएं हैं उसमें कोई बाधा न आए, और सरकार कोई ऐसा कानून न बना दे जिससे कि इंसान को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो उससे ना मिल पाए। तो संविधान जो है अपने नागरिकों को एक गारंटी देती है सरकार के खराब कानून व्यवस्था के विरुद्ध में, सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध में। तो अभी तक आपने समझ गया होगा कि एक अधिकार है नागरिकों को जो संविधान के द्वारा दिया गया है, और ये मूलभूत है। मूलभूत है मतलब बहुत ही बेसिक है, और अगर कोई इसमें हस्तक्षेप करता है तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहले तो इसका हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन का, परिचय।
कि मौलिक अधिकार क्या है और संविधान में कहाँ पे है। तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मूलभूत अधिकारों का वर्णन है। और भाग 3 को, इससे जितना भी सवाल बन सकते हैं हर एक पॉइंट से मैं कोशिश करूंगा उसको इंक्लूड करूं यहाँ पे। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 को, संविधान का जो भाग 3 है, मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र कहा जाता है। तो यहां से दो चीज आपने देखा कि मौलिक अधिकार कहां पे है, तो संविधान के भाग 3 में। और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा या भारत का अधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। क्या है ये मौलिक अधिकार? ये मौलिक अधिकार है क्या? तो मौलिक अधिकार राज्य के कठोर कानूनों के विरोध में नागरिकों को प्राप्त कुछ अधिकार है। यानी सरकार कभी गलत कानून बनाती है तो उसके विरुद्ध में आपके पास कुछ अधिकार है, जिसकी कुछ सीमाएं भी हैं। तो उन अधिकारों की जो सूची है उसी को हम लोग मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। मूल क्यों है? बात ये आता है कि मूल क्यों बोलते हैं इसको। मौलिक अधिकार जो अधिकार है वो मूल क्यों है या मौलिक क्यों है? मौलिक क्यों है? मूल अधिकार मूल कैसे है, मौलिक क्यों है? क्योंकि ये जो अधिकार है एक व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए, जैसे उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी वो होना ही चाहिए, इसको आप रोक नहीं सकते। जैसे आप रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, तो एक जीवन जीने की स्वतंत्रता जो है उसमें आप बाधा डाल रहे हो। तो इस तरह के जो अधिकार हैं, जैसे विदेश जाना एक इंसान का मौलिक अधिकार है, खाना खाना, सोना, अच्छी जिंदगी जीना, बच्चों को पढ़ाना, मन मुताबिक काम करना, ये एक ऐसे काम है जिसके लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। और इन्हीं स्वतंत्रता को प्रदान करता है संविधान इन अधिकारों के द्वारा। इसीलिए इन अधिकारों को मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये क्या है अधिकार? तो राज्य के कठोर कानूनों के विरुद्ध में नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, जिसके लिए आप
न्यायालय का सहारा, यदि इसमें इन अधिकारों को छीना जाता है तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं। यानी ये जो अधिकार है न्यायोचित है, न्यायोचित है। अधिकार कैसे है? न्यायोचित है, यानी हनन होने पर मौलिक, न्यायोचित का मतलब होता है, अगर पूछा जाएगा आपसे कि मौलिक अधिकार होते हैं न्यायोचित, गैर न्यायोचित, तो ये न्यायोचित है मतलब मौलिक अधिकार का हनन होने पर न्यायालय जाया जा सकता है। तो अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं, अर्थात मौलिक अधिकार गैर न्यायोचित नहीं बल्कि न्यायोचित होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो देखिए, मूलतः संविधान में यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है, 7 अधिकार थे, परंतु एक जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसे समाप्त कर दिया गया। बाद में आगे हम लोग इसका चर्चा करेंगे कि कहां पे था और कब समाप्त किया गया। तो शुरुआत में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो नागरिकों को 7 अधिकार प्राप्त किए गए थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार था जो अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि इसे कानूनी अधिकार के रूप में संविधान में रखा गया है। तो वर्तमान में मौलिक अधिकार की संख्या कितना हो गया? 6 हो गया। वो मौलिक अधिकार कौन कौन है? तो देखिए, पहला है समता का अधिकार, समता या जिसे आप समानता, राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है। समता का अधिकार संविधान में 14 से लेके 18 तक, यानी मौलिक अधिकार शुरू होता है 12 से 35 तक बात की है, लेकिन आपने हर जगह देखा होगा कि 14 से शुरू होता है। तो शुरू का दू क्या है वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि 12 में क्या है और 13 में क्या है, लेकिन मौलिक अधिकार शुरू होता है 14 से। तो समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19 से 22 तक। इसकी बात कर रहे हैं हम, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई आपका शोषण करता है तो आप न्यायालय का सहारा ले सकते हैं, और ये है अनुच्छेद 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता यानी धार्मिक मामले में भी संविधान के द्वारा कुछ स्वतंत्रता दी गई है नागरिकों को। तो ये है आपका 25 से 28 तक। 23-24 में शोषण के विरुद्ध और 25 से लेकर 28 तक नागरिकों को उनकी धार्मिक कार्यों से रिलेटेड कुछ फ्रीडम दिया गया है। पांचवा है संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा, शिक्षा का अधिकार। यानी आप अपनी कल्चर को
बचाए रखने के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29 और 30। और उसके बाद छठा है, आप छठा था, इसी में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि अब निरस्त हो गया है, यानी मौलिक अधिकार है अभी संविधान में, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ये कहाँ पे था? अनुच्छेद 31 में था। यहाँ पे हम रेड मार्क लगाते हैं बिकॉज एक था, है नहीं। मौलिक अधिकार अभी ये नहीं है, एक कानूनी अधिकार है। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये मूलतः 7 मौलिक अधिकार थे जो संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को दिए गए। इनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, यानी जो इस देश का नागरिकता ग्रहण किए हुए हैं। और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सबके लिए है, यानी जो विदेशी नागरिक भी है, एनआरआई जिसे बोलते हो, या विदेश यात्री जो यहाँ पे आते हैं उनको भी, यानी सारे लोगों को प्राप्त है। और कुछ अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को प्राप्त है। तो उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। तो देखो, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हमारे संविधान में अभी है। समता का अधिकार कहाँ है? 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, अनुच्छेद 23-24 में। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 में। और उसके बाद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब हम लोग एक एक जो पॉइंट है इसका डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि मैंने शुरू में आपको बताया कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है? 12 से 35 तक। लेकिन जब हमने शुरू किया तो आपको बताया 14 से 18 जिसमें समता का अधिकार है, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 तक आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है और 31 आजकल निरस्त हो गया है और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब बात आता है कि तो फिर 12-13 में क्या है और 32 के बाद 33, 34 और 35 में क्या है। तो इसकी बात हम लोग करेंगे आगे, लेकिन अभी बात करते हैं 12 और 13। तो चलिए बात करते हैं अनुच्छेद 12 का। शुरू होता है 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 में राज्य का परिभाषा दिया गया है। राज्य का परिभाषा यानी ये जो अधिकार है किसी न किसी क्षेत्र के लिए तो लागू होगा, किसी पार्टिकुलर एरिया पे लागू होगा। तो वो पार्टिकुलर एरिया क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे हम कि अधिकार किनको किनको प्राप्त है, किस किस को प्राप्त है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी जो जिन्हें ये अधिकार प्राप्त है। तो देखो, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। राज्य या उस क्षेत्र की परिभाषा है जहां के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है।
तो अब राज्य क्या है? राज्य क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार व्हाट इज अ स्टेट? राज्य क्या है? तो देखो, राज्य के ये 4 तत्व हैं संविधान के अकॉर्डिंग। पहले जो केंद्र सरकार यानी केंद्र के कार्यकारी शक्तियां जो है, केंद्र सरकार और संसद जो है वो इसके अंतर्गत आता है। राज्य के अंतर्गत राज्य सरकार और राज्य का जो विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा और किसी राज्य में विधान परिषद होता है, तो विधानमंडल ये भी राज्य है। केंद्र सरकार और संसद राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य सरकार और विधानमंडल भी राज्य के ही अंग हैं। और कुछ संस्थाएं जैसे पंचायती राज्य, नगर पालिकाएं, जिला ये सब जो है वो राज्य के अंतर्गत आते हैं। और इसके अंतर्गत विस्तृत तरीके से देखा जाए तो जितने भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, जैसे में आपका हो गया, आप LIC ले लो, BPCL ले लो, रेलवे ले लो, ONGC ले लो, ये सब जो संस्थाएं हैं वो भी राज्य का निर्माण करते हैं। तो केंद्र सरकार या संसद राज्य का निर्माण करते हैं। राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज, नगर पालिकाएं, जिला सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, LIC जैसे BPCL, रेलवे, ये सब के सब किसी न किसी प्रकार से सरकार के ही अंग हैं और सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं मैं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना। यदि कोई सरकार LIC को बेचता है, BPCL को बेचता है, रेलवे को बेचता है, तो क्या वो आपकी नजर में देश बेचता है? इसका जवाब आपको अपने तरीके से, क्या आप सोचते हो, कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि अनुच्छेद 12 में क्या है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। और ओवरव्यू के रूप में हमसे पूछा जाए कि राज्य आखिर क्या है, तो हम बताएंगे कि राज्य में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, संसद, हमारा जो संविधान में राज्य है जिसकी जिक्र अपने देश का है, उसमें केंद्र का सरकार, संसद, राज्य का सरकार, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज संस्थाएं, नगर पालिकाएं, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, जिसका कहीं ना कहीं राज्य से कनेक्शन है, तो और राज्य के विकास में योगदान देते हैं, वो सारी चीजें राज्य है, स्टेट है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 में क्या है। तो अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, ऐसा वर्णन किया गया है। मतलब ये हुआ कि राज्य या सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, उसमें बाधा डालता है या उसको कम करता है या उसके प्रभाव को कम करता है, तो वैसे कोई भी कानून अनुच्छेद 13 के मुताबिक शून्य होगा, यानी उसका अंत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों को कम करता है या उसका हनन करता है। ठीक है,
तो मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब उनके महत्व को कम करना, या असंगत का मतलब कि उसके मुताबिक नहीं हो, उससे अलग हो, वैसी सारी विधियां शून्य होगी, यानी वो निरस्त हो जाएगी, खुद से ही निरस्त हो जाएगी, वो लागू नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपकी नजर में मौलिक अधिकारों को कम करने वाला है या उससे असंगत है, तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उस कानून के विरुद्ध में जो सरकार ने बनाया है आप उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, सरकार कोई ऐसा कानून बनाया जो मौलिक अधिकारों के पक्ष में नहीं है बल्कि उसको कम करने वाला है, तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं, या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जो कि स्टेट का सबसे उच्च न्यायालय होता है वहां पे आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अभी जो सीडीपीओ का एग्जाम हुआ था यूपीएससी का, उसमें पूछा गया था पटना उच्च न्यायालय का हाई कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसका जवाब कमेंट में देना है आपको। देखो, अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो 12 में मैंने आपको बताया कि राज्य का परिभाषा है, 13 में वे सारी विधियां निरस्त हो जाएंगी, शून्य होंगी जो मौलिक अधिकारों को कम करती है। अब यहां से शुरू होता है हमारा मौलिक अधिकार, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से देखना। तो समता का अधिकार हम लोगों ने पढ़ा था कि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, समता या समानता का अधिकार। तो इसमें क्या क्या है, यहाँ पे 19 नहीं होगा, 19 इसमें नहीं होगा, सिर्फ 14 से लेके 18 तक। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में है एक समान विधि सहायता, या इसे दूसरे तरीके से कहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा विधियों का समान संरक्षण। मतलब समझे इसका मतलब ये है कि देश के प्रत्येक नागरिकों के लिए एक समान कानूनी प्रक्रिया होगी, कानून के नजर में सब बराबर होंगे, क्या अमीर क्या गरीब, किसी भी वर्ग के लोग कानून की नजर में एक समान होंगे। तो यही है कि सबके लिए एक समान विधिक सहायता, विधि मतलब कानूनी सहायता, तो एक समान कानूनी सहायता होगी और कानून की नजर में सारे नागरिक एक जैसे होंगे, सारे व्यक्ति एक जैसे होंगे। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे इसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं, मैंने आपको पहले बताया, जो सिर्फ देश के नागरिकों को है, और कुछ जो है जो विदेशियों को भी मिले, उसको हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। अभी तो बात करते हैं कि किस अनुच्छेद में कौन सा है। तो 14 में एक समान विधिक सहायता, यानी कानून के नजर में सारे व्यक्ति एक समान है। 15 अनुच्छेद 15 जो है एक कहता है कि राज्य जो है वो धर्म, रंग, लिंग यानी धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पर विभेद नहीं करेगा। राज्य किसी नागरिक को इस आधार पे
कोई कष्ट नहीं दे सकता या इस आधार पर उसको अलग नहीं मान सकता कि उसका धर्म अलग है या रंग अलग है या लिंग अलग है। यानी स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं, गोरे काले में कोई अंतर नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं एक समान। तो राज्य धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पर अपने नागरिकों के साथ या देशवासियों के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। तो ये है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी। लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी मतलब समझिए कि यदि आप सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोई अच्छे पोस्ट के लिए या कोई भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो नियुक्ति होगी उस समानता के आधार पर होगी। यानी किसी भी वर्ग को न ज्यादा महत्व दिया जाएगा और न किसी को कम आंका जाएगा। तो ये है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लेकिन यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा कि जो आरक्षण है ना, आरक्षण यानी कुछ वर्गों को के लिए यहाँ पे विशेष महत्व दिया गया है। जैसे SC ST को या फिर माइनॉरिटी को या जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको वर्ग के आधार पर, यानी उनके जो शैक्षणिक पिछड़ेपन है या सामाजिक रूप से जो पिछड़े तबके हैं, जो समाज में जिनकी स्थिति पुराने समय से अच्छी नहीं रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा विशेष प्रावधान किया गया है जिसे आप आरक्षण का नाम देते हो। और ये बहुत ही विवादित टॉपिक है, कभी बात करेंगे इस पे। तो आरक्षण की वजह से कुछ वर्गों के लोगों को इसमें कुछ ज्यादा महत्व दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल ये है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, यानी सरकारी नियुक्तियों में किसी को ज्यादा या किसी को कम नहीं आंका जाएगा, सबके लिए एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। 17 है छुआछूत, अस्पृश्यता जिसे बोलते हो, अस्पृश्यता, छुआछूत। ये बहुत ही पुराने जमाने में लोग मानते थे इसको, आज के समय में किसी तरह से उचित नहीं है, कभी भी उचित नहीं था। छुआछूत का अंत कर दिया गया है, अंत, छुआछूत का अंत। यानी आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम नीच जाति के हो तो मेरे से मत सटो, मेरे को मत छुओ, या हम तुमको छूने के बाद अपवित्र हो गए तो गंगा से नहाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते। तो छुआछूत का, हालांकि कभी कभी अभी भी देखोगे आपको पेपर वगैरह में सुनने को मिलेगा कि दलितों को मंदिर में घुसने से रोका गया या फिर घोड़ी पर बैठने से मना किया गया, पीटा गया। तो ये सब नीच मानसिकता वाले जो लोग होते हैं वे ऐसा करते हैं, किसी तरीके से उचित नहीं है। तो अस्पृश्यता का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। और अनुच्छेद 18 जो है उसमें उपाधियों का अंत किया गया है। यानी देखो, पहले लोग क्या थे कि राजा महाराजा थे, जमींदार थे, तो सरकार के द्वारा कुछ लोगों को उपाधियां प्रदान की जाती थी, जैसे राय बहादुर, राय साहब और कई तरह के उपाधि, राजा साहब की उपाधि दी जाती थी। तो अभी क्या है कि सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर, सेना जैसे वीर चक्र, परमवीर चक्र, इस तरह के, या विद्या संबंधी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस तरह के सम्मान को छोड़कर अन्य जो उपाधि था, जो खास बनाता था लोगों को, उस तरह के कोई उपाधि अब नहीं रहेगा, कोई राय बहादुर, राजा साहब नहीं रहेंगे। तो उपाधियों का अंत हो गया, लेकिन सेना एवं विद्या संबंधी जो उपाधियां हैं
उपाधियां को छोड़कर ये अभी भी राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो गुण के आधार पर, ठीक है, गुण के आधार पर। तो देखो ये समानता के अधिकार, एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। समानता या समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये एक तरह से सामाजिक समानता बढ़ाने के लिए दिया गया है संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 में क्या है? 14 में है कि कानून की नजर में सारे व्यक्ति एक समान होंगे, यानी एक समान विधिक सहायता या विधियों का समान संरक्षण। दूसरा है कि राज्य धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तीसरा, लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, यानी सरकारी नियुक्तियों में समान अवसर प्रदान किया जाएगा लोगों को। और चौथा है जो कि अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। आप किसी को अछूत नहीं बोल सकते। और अनुच्छेद 18 में सेना और विद्या संबंधी उपाधियों को छोड़कर बाकी सारे उपाधियां खत्म कर दी गई, ठीक है। नवाब, राजा साहब, राय बहादुर, ये सब उपाधियां खत्म। तो ये था समता का अधिकार। अब हम लोग चलते हैं आगे स्वतंत्रता का अधिकार में। तो स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 तक। संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन है। अभी देखो 4-5 पीछे हम लोग पढ़े, उसमें कहीं न कहीं नागरिकों को एक समान बनाने का अधिकार था, यानी उनमें सामाजिक समानता लाने के लिए था। स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि कुछ चीजों को करने का आपको अधिकार दिया गया है, यानी इसे करने से आपको रोका नहीं जा सकता। जैसे बोलने से, तो आप अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हो, अपनी भावनाओं को रख सकते हो, इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। तो ये आपका एक स्वतंत्रता का अधिकार मिला, ठीक है, इस तरह से। तो कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो 19 से लेके 22 तक है। अब देखो 19 में अभी 6 प्रकार के स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहले क्या था कि मूलतः अनुच्छेद 19 में, मतलब संविधान जब बना था उस समय अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, परंतु संपत्ति खरीदने का अधिकार या उसको अधिग्रहण करने का अधिकार, कि जैसे आपके भाई का संपत्ति है तो अपने नाम करवाने का जो अधिकार है, अधिग्रहण का अधिकार या बेच देने का अधिकार, इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो अनुच्छेद 19 में 7 था। देखो पूरे मौलिक अधिकार मूलतः कितने थे? 7, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया था, 6 बचे। उसी तरह 19 में भी स्वतंत्रता का अधिकार कितना था? 7, जिसमें से संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। 19 में 6 अधिकार कौन है? ये बड़ा खासा परेशान करते हैं याद करने में, याद नहीं होते, जल्दी बार बार भूल जाते हो। तो इसको एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण समझ जाओगे, 6 अधिकार आपको याद हो जाएंगे। सुनो, जैसे आपको लगता है कि सरकार एक ऐसा कानून बनाई है जो आपके हित में नहीं है, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जैसे अभी मान लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, थोड़ा पानी पी लूं, किसान आंदोलन का। सरकार ने अभी 3 कृषि कानून बनाए थे। किसानों को लगा कि ये कृषि कानून जो है वे उनको बिचौलियों के हाथ में या फिर पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देंगे। तो किसानों ने क्या किया? उसका विरोध किया, ठीक है। तो आपको भी अगर ऐसा लगता है कि कोई कानून सरकार ऐसा बना दी जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो आप उसका विरोध कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले
आप उस कानून के खिलाफ बोलोगे, ठीक है, कि नहीं सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो सबसे पहले बोलेंगे हम। बोलने के बाद अगर नहीं सुना, अकेले बोलने से नहीं सुना, तो क्या करेंगे, कुछ और लोगों को बताएंगे, 10, 20, 50 लोगों को बताएंगे और एक जगह पे जमा होकर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है, यानी सभा करेंगे, ठीक, सभा या सम्मेलन करेंगे। सबसे पहले कानून लगा कि ये ठीक नहीं है, इसको हटना चाहिए, ये अधिकार को खत्म करता है, तो आप सबसे पहले उसके खिलाफ बोलोगे। बोलने से अगर नहीं सुने सरकार, तो क्या करोगे, 10, 20, 50 लोग मिलकर सभा करेंगे, सम्मेलन करेंगे और उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सभा करने के बाद भी मतलब उसका कोई प्रभाव ना हो, तो फिर एक संघ बनाएंगे। क्या करेंगे, संघ बनाएंगे। जैसे अभी किसान आंदोलन के, किसान कृषि कानूनों के विरोध में ये भारतीय किसान मोर्चा या कई तरह के संगठन थे, तो संघ बनाएंगे, संघ बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और संघ बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे देश में जाएंगे, ठीक है, यानी लोगों को समझाने के लिए कि ये जो कानून है वो आपके हित में नहीं है, आगे चल के इसका नुकसान मिलेगा। हम लोग पूरे देश में भ्रमण करेंगे, सारे देश में, पूरे देश में जगह जगह पर जाकर संचलन करेंगे, रैलियां करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब कहीं पे जाओगे, मान लो बिहार से आप गए प्रचार करने पंजाब, तो वहां पे रहने का तो छूट होना चाहिए ना, तो निवास करेंगे, वहां पे रहने का व्यवस्था करेंगे, रहने का व्यवस्था करेंगे। और जब आप वहां पे रहने लगोगे 1, 2, 4 महीना, 5 महीने के लिए, तो जब रहने लगोगे तो खर्चा वर्चा तो होगा रहने के लिए, तो कोई वृत्ति या व्यापार करोगे, ठीक है, वृत्ति या व्यापार करोगे, ठीक है, और आंदोलन चलता रहेगा, ठीक। अब फिर से सुनो ध्यान से, हमें लगा कि कोई कानून हमारे खिलाफ है, ठीक है, हमारे अधिकारों का हनन करता है, तो हम सबसे पहले उसके खिलाफ बोलेंगे, ठीक है। बोलने के बाद कुछ लोगों को जमा करेंगे, बिना हथियारों के एकत्रित होकर सभा करेंगे, मीटिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग सब मिलके, ऐसे नहीं होगा, जो सभा है उसका एक नाम दिया जाए, एक संगठन बनाया जाए और संगठन की मदद से विरोध करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो संघ बनाएंगे, संगठन बनाएंगे। संगठन बनाने के बाद पूरे देश में जाएंगे, घूमेंगे और सारे लोगों को बताएंगे इस कानून से क्या हानियां हैं, तो संचरण करेंगे। अब कहीं भी जाएंगे तो वहां पे रहना खाना होगा, तो निवास करेंगे वहां पे, यानी रुकेंगे। और उसके बाद रहने के लिए व्यापार वगैरह जरूरी है, यानी आमदनी भी जरूरी है, तो वृत्ति और व्यापार, यही 6 जो है अधिकार आपके संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान किया गया है। क्या, अब देखो, अगर आपको ये समझ में आया अच्छे से, आप 6 जो स्वतंत्रता आपको दी गई है संविधान के द्वारा, वो आप आराम से समझ पाओगे। ये 6 अधिकार कौन कौन है, तो देखो, सबसे पहला अधिकार है वाक्य स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अपनी बात को कहने की स्वतंत्रता। मैंने बोला ना, सबसे पहले आप उसका विरोध करोगे बोलकर, तो अपनी बात को रखने का अधिकार है आपको। और एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो मैंने समझा दिया, मिटा दूं इसको थोड़ा जगह बनाने के लिए। तो इसी के अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का संविधान में अलग से कहीं पे वर्णन नहीं है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी तो अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी 19A में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखना। तो पहला में वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में है प्रेस की स्वतंत्रता। अच्छा, आजकल आपने देखा होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, यानी किसी की धार्मिक भावना को भड़काने के लिए या कुछ वैसा बात बोलते हैं जो देश विरोधी होता है। तो इसका
कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत उपयोग भी लोगों के द्वारा आजकल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ठीक, दूसरा मैंने बताया था कि बोलने से अगर कोई ना सुने तो सभा या सम्मेलन करने का अधिकार। ठीक है, अच्छा, अब सभा सम्मेलन करने का अधिकार ये नहीं कि आप पूरा हथियार लेकर एक जगह जमा हो जाओ और किसी अधिकारी को या किसी मंत्री को या किसी व्यक्ति को डराना शुरू कर दो कि अब ये काम करो नहीं तो अब काटेंगे तुमको। ऐसा नहीं कर सकते। हम सिर्फ बिना हथियारों के एकत्रित होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। ठीक है, हुड़दंग नहीं कर सकते। तो सभा या सम्मेलन करने का अधिकार है। सभा करने के बाद आपकी जो सभा है उसका एक संगठन का रूप दे सकते हो, तो संगठन या संघ बनाने का अधिकार, जैसे भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इस तरह से राष्ट्रीय छात्र संघ, तो इस तरह का संगठन बनाने का आपको अधिकार है। संगठन बनाने के बाद मैंने आपको बताया था कि अपनी बात प्रचार करने के लिए आप संचरण कर सकते हो या देश में जगह जगह जा सकते हो। ठीक है, देश में कहीं भी आने जाने, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता इसमें है। ठीक, नेक्स्ट है कहीं आने जाने के बाद, मतलब मान लो वहां से नहीं आना है तो निवास की स्वतंत्रता। पहले जम्मू कश्मीर इसका अपवाद था कि आप वहां पे नहीं निवास कर सकते, लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद अब देश में वैसा कोई भी जगह नहीं है, आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 6 स्वतंत्रता क्या है। सबसे पहले 19A से शुरू करो। ए में बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे, नहीं सुना कोई, सभा करेंगे, सभा या सम्मेलन करेंगे, नहीं सुना कोई, संगठन बना के विरोध करेंगे, संगठन बनाएंगे। उसके बाद फिर देश में जगह जगह जाकर, यानी संचरण, घूमने फिरने का, देश में सभी जगह जाने का स्वतंत्रता। उसके बाद वहां पे निवास करने का, अब जाएंगे तो रुकना तो पड़ेगा, तो निवास करेंगे तो खाने पानी पीने का व्यवस्था यानी व्यापार करने का। तो ये 6 स्वतंत्रता है 19A में। अब देखो बात करते हैं अनुच्छेद 21 का। और 20 क्यों नहीं, देखो 20 और 22 जो है बड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें आप लोगों को खासा परेशानी होती होगी, मुझे भी होती थी। तो 20 और 22 को हम लोग अलग से करेंगे अगले स्लाइड में। अभी बात करते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है। तो 21 में 20 और 22 ना थोड़ा कॉमन लगता है, एक जैसा लगता है, इसलिए कंफ्यूजन होता है कि 20 में क्या है 22 में क्या है। तो देखो स्वतंत्रता के अधिकार के ही अंतर्गत आता है। अभी तो कहां से बात की हम लोग, 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। तो अनुच्छेद 21 जो है वो कहता है कि आपको अपने प्राण की रक्षा करने का एवं देह से संबंधित यानी शारीरिक जो स्वतंत्रता होनी चाहिए उसकी छूट है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब इसका अगर आप व्याख्या करोगे तो बहुत ही विशाल एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज आता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी शरीर से रिलेटेड जो स्वतंत्रता है। अब कोई ऐसा पाबंदी लगा दे, कोई किम जोंग पैदा हो जाए यहाँ भी और कहे कि सांस नहीं लेना है 2 दिन तक सबको, ठीक है, अब बताओ सांस लिए बिना कैसे जिंदा रहोगे। तो ये दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि आप सांस ले सकते हो, आप नहा सकते हो, आप सो सकते हो, सोने की स्वतंत्रता है, आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, विदेश जाने की स्वतंत्रता है, आपके अपने निजी मामले की स्वतंत्रता यानी निजता का अधिकार। भी ध्यान रखना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है कि निजता का जो अधिकार है, निजता का अधिकार,
निजता का अधिकार वो भी किसके अंतर्गत आता है? 21 के अंतर्गत ही आता है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है निजता का अधिकार, यानी आपको अपने निजी मामले गोपनीय रखने का अधिकार है। किसी को हक नहीं बनता है कि आपके निजी मामले में, घरेलू मामले में हस्तक्षेप करें, ठीक है। तो निजता का अधिकार भी किसी में आता है। उसके बाद बहुत सारी चीजें जो आप इसको एक्सप्लेन करना चाहोगे। बच्चा पैदा करने का अधिकार एक प्राण दैहिक स्वतंत्रता है। तो कुछ अधिकार मैं अगर इसमें डिस्कस करूं तो बच्चा पैदा करना, सोना, स्लीपिंग, उसके बाद विदेश यात्रा, शादी ब्याह, ये सब जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो मतलब समझ लो कि एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण प्रतिष्ठित जिंदगी जीने के लिए जो जो अधिकार चाहिए वो सब इसके अंतर्गत आ जाता है। और जो यहाँ पे भारतीय संविधान में नहीं मिलेगा वो अगर और विस्तृत बात करें, अभी तो हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है वहां पे जो छोटा फटका चीज है वो सब आपको वहां पे मिल जाएगा। और किसके अंतर्गत आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अभी इसमें कुछ और चीज बात करें तो कुछ और चीज इसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे सूचना का अधिकार का आपने सुना होगा नाम, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार भी आपका आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में, ठीक है। उसके बाद सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध, मतलब फांसी देना नहीं है, सार्वजनिक फांसी को रोकने के लिए भी। क्या फांसी की सजा अगर किसी को मिली है तो उसको ऐसा नहीं कि अब पूरे समाज के सामने ला के पेड़ में टांग के फांसी लटका दिया। तो सार्वजनिक फांसी का रोक किया गया है। शोरगुल, जैसे कोई आपके इलाके में आके कारखाना खोल दे, फैक्ट्री खोल दे और लगे हल्ला मचाने, तो उसके विरुद्ध भी आप मतलब जा सकते हो कि एक ऐसा जगह पे उसको बनाया जाए जिससे नागरिकों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये सारी चीजें जो है जो एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए जरूरी है वो सब कुछ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में आ जाता है। तो इसमें मुख्य जो बात है वो मैंने लिख दिया, जो आपको याद रखना है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और इसके अंतर्गत निजता का अधिकार, ये सब। विदेश यात्रा जो है ये पूछा जाता है, विदेश यात्रा का अधिकार, सूचना का अधिकार इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये 3-4 चीजें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार, विदेश यात्रा का और सूचना का अधिकार, ये किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 21। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, 82वां संविधान संशोधन बहुत इंपोर्टेंट। 82वां संविधान संशोधन 82वां नहीं 86वां 86 संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। तो इसी में ऐड किया गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन्हें निःशुल्क शिक्षा राज्य के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा राज्य के द्वारा। और इसी के अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान चला था। तो ये भी किसमें आता है? ध्यान रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 21 के ए में आता है। कौन? किस संविधान संशोधन के द्वारा? मोस्ट इंपोर्टेंट 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और ये एक मौलिक अधिकार हो। यानी प्रत्येक माता पिता का और राज्य का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाए। ठीक, अब चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 20 और 22 में क्या अंतर है। तो देखो, बड़ा कंफ्यूजन है 20 और 22। 20 और 22 ये जो है वो गिरफ्तारी, यानी कोई गलती करते हो आप और राज्य की नजर में वो अपराध है, तो गिरफ्तारी और क्या उसका दंड है वो दंड के विषय में है। यानी अपराध और
गिरफ्तारी, ये मान के चल सकते हो इसको, अपराध और गिरफ्तारी। ठीक, अपराध और गिरफ्तारी। तो बताओ आप कि पहले गिरफ्तारी होगी कि पहले व्यक्ति अपराध करेगा? देखो, पहले अपराध करेगा तब तो गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तार करने के बाद थोड़ी भी किसी को कहा जाए कि जाओ अब इतना सजा तुमको मिल गया, अब तुम चोरी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी है। पहले वो चोरी करेगा, पकड़ा गया, तब ना गिरफ्तारी होगी। तो ध्यान रखना कि गिरफ्तारी पहले होगी, सॉरी, अपराध पहले करेगा और गिरफ्तारी बाद में होगी। अपराध पहले करेगा और गिरफ्तारी बाद में होगी। तो कितने अनुच्छेद बचे थे? 20 और 22। तो ध्यान रहे, 20 पहले आता है और 22 बाद में, यानी 20 में है अपराधों से संबंधित अधिकार और 22 में है गिरफ्तारी से संबंधित अधिकार। अब इसमें अधिकार क्या दिया जा सकता है? तो देखो, कई तरह के काम पुलिस के द्वारा भी कभी कभी किया जाता है। गलत आदमी को उठाना है, ठीक है, अपने प्रमोशन के लिए या किसी साजिश के तहत किसी ऐसे व्यक्ति को उठा लाए जिसका गलती ही नहीं था, जो अपराध किया ही नहीं था, तो इसके खिलाफ में संविधान द्वारा कुछ जो व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको अधिकार दिया गया है कि जैसे आपको बताना होगा कि आखिर आपने क्यों उठाया, हमको क्यों गिरफ्तार किया, ये बताना होगा। या फिर हमने क्या अधिकार किया, अगर अपराध किया है तो उस अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार सजा, एक ही व्यक्ति को पकड़ पकड़ के बार बार ले जा रहे हो, चल 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 तू चोरी किया था चल, तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रहे, अनुच्छेद 20 में अपराध और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी। तो 20 पहले और 22 बाद में, तो अपराध पहले और गिरफ्तारी बाद में, ऐसे याद रहेगा हमेशा। अब देखो, बात करते हैं इसमें क्या अंतर है। दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा। देखो, अनुच्छेद 20 में मैंने आपको क्या बताया कि अपराध से संबंधित अधिकार है, और 22 है गिरफ्तारी के संबंध, ठीक है। 20 में क्या है? अपराध से संबंधित, और 22 में क्या है? गिरफ्तारी से संबंधित। अब ध्यान देना कि जो अपराध से संबंधित आपको अधिकार दिए गए उसके 3 खंड हैं। कितने खंड है? 3 खंड है। पहला खंड है, यानी ये 3 भागों में है। पहला है कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस समय जो कानून है उसका उल्लंघन ना किया हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले 5 साल पहले कोई कानून था, उसका उल्लंघन किया और आज आप उसको क्या कर रहे हो? अरेस्ट करके ला रहे हो। तो कोई पूर्व पद प्रभाव नहीं रहेगा कि पहले का कोई ईर्ष्या द्वेष से आप उसको दंड नहीं दे सकते, अपराधी घोषित नहीं कर सकते। मतलब यह हुआ कि आप उसको तब तक अपराधी नहीं मान सकते जब तक कि उस समय जो वर्तमान कानून है उसके अनुरूप उसने गलत काम ना किया हो, उसका उल्लंघन नहीं किया हो, ठीक है। दूसरा है दोहरी क्षति नहीं। दोहरी क्षति नहीं का मतलब कि किसी अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। आप दोबारा सजा एक ही अपराध के लिए 2 बार 3 बार सजा नहीं दे सकते। आप पकड़ पकड़ के चल ससुरा तू चोरी किया था, उसके यहाँ 5 साल रहा है, चल दोबारा 5 साल तुमको ले चलते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते। दोहरी क्षति नहीं। और तीसरा है स्व अभिशंसन नहीं। मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप बात नहीं कर सकते। मतलब डंडा से मार मार के ये नहीं कर सकते ससुरा बोल कि तू चोरी किया है। तो जबरदस्ती आप खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो ये 3 अधिकार पीड़ित व्यक्ति को प्राप्त है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में। अपराध के दोष सिद्धि
के संबंध में पहला, अपराधी तभी माना जाएगा जब उस समय वर्तमान जो कानून है उसका उल्लंघन में लिप्त पाया जाता है। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी और स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और 22 जो है, अनुच्छेद 22 वो गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार है कि क्या है। तो देखो, इसके भी दो भाग हैं, एक है साधारण कानूनी मामला और एक है निवारक हिरासत। साधारण कानूनी मामला का मतलब होता है कि जनरल जो वो समाज में झगड़ा झंझट जमीनी विवाद ये सब जो होता है वो हो गया। और निवारक हिरासत का मतलब हो गया कि इसमें इसलिए गिरफ्तार किया जाता है ताकि अपराधी को अपराध करने से रोका जा सके। ठीक है, यानी निवारक हिरासत के अंतर्गत जो जाते हैं, निवारक माने निवारण करना, सुधार करना, तो एक तरह से उनको रोकने के लिए कानून है कि कोई, अब जैसे पता चला कि कुछ लोग जो हैं वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बम विस्फोट करने वाले हैं, तो पता छापेमारी होगी, जांच होगा, पता चलेगा, तो बम विस्फोट करने से पहले ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, यही है निवारक हिरासत। समझ गए बात को? तो साधारण कानूनी मामला जो होता है उसमें उसके 3 भाग हैं। साधारण कानूनी मामला के 3 भाग हैं। पहला चीज, आपको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, यानी पीड़ित व्यक्ति को बताना होगा कि आपने उसे क्यों गिरफ्तार किया। ठीक है, तो पहला गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, उसको जो कानून के अच्छे जानकार से परामर्श लेने की छूट होगी, यानी उसको वकील रखने का छूट होगा। ठीक है, पहला चीज कि गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा, आपने गिरफ्तार कर लिया तो उसको वकील रखने की छूट होगी। ठीक है, वो अपना मनपसंद वकील रख सकता है, वकील रखने की छूट होगी। और तीसरा, 24 घंटे के अंदर, जिसमें आने जाने के समय को नहीं जोड़ा जाता है, यानी ले जाएगा, मान लो कहीं पे दूसरे स्टेट में कोई अपराधी पकड़ाया, 24 घंटा तो उसको लाने में ही लग जाएगा, तो लाने और ले जाने के समय को छोड़कर बाकी के 24 घंटे के अंतर्गत उसको न्यायालय में यानी न्यायाधीश के समक्ष पेश करना अनिवार्य होगा। तो ये 3 तरह के अधिकार पीड़ित व्यक्ति को साधारण कानूनी मामला में दिया गया है। और निवारक हिरासत जो है ये थोड़ा दंडात्मक है, कठोर है। तो ये वैसे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए है जिसे दंड विषय यानी दंड विषय कानून के लिए गिरफ्तार किया गया हो, यानी उसमें दंड मिलना तय हो, तो दंड विषय कानून के लिए गिरफ्तार किया गया हो। और इसमें है कि 3 महीने से अधिक समय तक नहीं, मतलब नजरबंदी हो गया एक तरह से। 3 महीने तक आप निवारक हिरासत के अंतर्गत जिसे गिरफ्तार किया जाता है उसको 3 महीने तक कैद करके रखा जा सकता है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। अगर उससे ज्यादा रखना है तो आपको परामर्श लेना पड़ता है, यानी ऑर्डर लेना पड़ता है ऊपर से। इसके कुछ कानूनी प्रक्रिया होते हैं, तो आप एक बार में 3 महीने रख सकते हैं और 3 महीना से ज्यादा रखने के लिए कुछ कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कागजी कार्रवाई कुछ करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा 20 और 22। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट है तीसरा, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये कहाँ है? ये है अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 कहता है कि बलात् श्रम का निषेध किया गया है। इसके अंतर्गत बलात् श्रम का निषेध, इसका मतलब हो गया कि आप किसी को जबरदस्ती काम या जिसे बेगारी कहते हैं नहीं करवा सकते। ठीक है, आप किसी को उसके इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। तो यह है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बलात् श्रम निषेध।
जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं ले सकते, चल मेरे यहाँ ईंटा ढोले और तुमको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को निषेध किया गया है, यानी आप छोटे बच्चे को 14 वर्ष से कम जो आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों में या खतरनाक जगहों पे काम के लिए नहीं लगा सकते, ठीक है। तो बाल श्रम यानी बच्चों से श्रम करवाना, काम करवाना, बेगारी करवाना, उनको किसी काम के लिए नौकरी पे रखना, ये जो है वो अपराध है। यानी जो आपका संविधान है वो इसकी इजाजत नहीं देता, यानी बच्चों का अधिकार हो गया कि उनसे बच्चों से श्रम बेगार नहीं करवाया जा सकता। तो बाल श्रम निषेध, यहाँ पे शोषण नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी यहाँ पे आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती काम करवा के उसका शोषण नहीं कर सकते, और आप बच्चों का शोषण नहीं कर सकते, यानी उनको जो खेलने खाने का उम्र है, पढ़ने का उम्र है, उसमें आप उसे कारखानों में या खतरनाक जगहों पे, कोयला खदानों में काम पे नहीं लगा सकते, ठीक। चलिए नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक। 25 क्या कहता है? अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आपकी मर्जी कि आप हिंदू धर्म मानोगे कि इस्लाम मानोगे कि बौद्ध मानोगे कि जैन मानोगे, यानी धार्मिक मामले में आपको स्वतंत्रता दी गई है। तो पूजा पाठ करने की, अंतःकरण पूजा पाठ करने की और धर्म को मानने की, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। 26 में, ये 25 में है अंतःकरण और धर्म। 26 में है धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हो, जैसे आप धार्मिक जुलूस निकाल सकते हो, यज्ञ कर सकते हो। ऐसे हम लोग रामनवमी को जुलूस निकलता है, और उसके बाद यज्ञ वगैरह होता है, तो धार्मिक कार्यों का संपादन किया जा सकता है। खंड वगैरह, कीर्तन वगैरह, ये सब जो है किया जा सकता है, उसका प्रबंध किया जा सकता है। धार्मिक कर लगाया जा सकता है, यानी किसी समुदाय विशेष पर, मतलब अपने धार्मिक मामले के विकास के लिए, मतलब मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए चंदा वगैरह कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया धार्मिक कर। और 28वां अनुच्छेद 28 में है धार्मिक शिक्षण संस्थान। आप देखे होंगे कि संस्कृत विद्यालय या फिर मदरसा जो होता है जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है मुसलमानों को, तो धार्मिक शिक्षण संस्थान, लेकिन अपने फंडिंग पे, सरकार इसका प्रोत्साहन नहीं करती है। ऐसा नहीं कि सरकार फंडिंग करने लगे कि अब मदरसा चलाने के लिए फंड देंगे, अब मंदिर बनवाने के लिए फंड देंगे, तो ऐसा सरकार नहीं कर सकती। लेकिन आप अपने समुदाय विशेष से चंदा उगाह करके और धार्मिक शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा मौलिक अधिकार। अब इससे आगे का जो है 29, 30, 32 और उसके आगे जो कुछ बातें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और कुछ और चीजें हैं, जैसे मौलिक अधिकार का कई सारे लोग आलोचना, जो कई दार्शनिक हैं इसका आलोचना भी किए हैं कि क्या इसमें कमियां रह गई हैं, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है इस पे, उसकी भी बात करेंगे। मौलिक अधिकार कहाँ तक सफल हुआ और क्या क्या इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो मेंस के रिस्पेक्टिव में भी, यानी आप पीटी में तो ये काम देगा ही देगा। और हम लोग जिस तरीके से, मतलब अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में बताना, मैं इसका अगला पार्ट भी बनाऊंगा और बड़े ही डिटेल में जो बच गया इसमें बहुत सारा, मैंने तो अभी अनुच्छेद का जिक्र किया, बहुत सारी बातें हैं जो एम लक्ष्मीकांत में दी हुई है, उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, और उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं ना, एक बार देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। देखो 12 सबका जल्दी से एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। यहां तक हम लोग किए हैं आज। तो 12 में क्या है, 12 में राज्य की परिभाषा है, ठीक है। 13 में क्या है, तो मूल अधिकार को अल्प या कम करने वाली विधियां शून्य होगी। 14 में समता या समानता का अधिकार 14 से लेके 18 तक आएगा। तो इसमें पहला क्या है, पहला है आपका कि एक समान विधिक सहायता, ठीक है, समान विधिक सहायता। 15 में है कि धर्म, रंग, लिंग के आधार पे निषेध नहीं होगा और मतलब दो भाव नहीं किया जाएगा। 16 में नियुक्ति के संबंध में है, यानी लोक नियोजन में अवसर की समता। 17 में छुआछूत यानी अस्पृश्यता जिसको बोलते हैं। 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, ठीक है। अब कोई नवाब नहीं रहेंगे, कोई राय साहब नहीं रहेंगे। 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। 19 में 6 प्रकार के मैंने आपको बताया। 19A में अभिव्यक्ति, 19B में मैंने बताया आपको कि सभा सम्मेलन करना, 19C में मैंने आपको बताया संगठन बनाना, 19D में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, उसके बाद E में मैंने बताया निवास करने की स्वतंत्रता और F में व्यापार करने की स्वतंत्रता। 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, ठीक है। इसमें 3 बात है। आपको गिरफ्तारी का नहीं हो तो गिरफ्तारी से संबंधित हो गया। अपराध में 3 है कि तब तक दोषी नहीं होगा जब तक कि जिस समय वर्तमान कानून के मुताबिक उसने अपराध ना किया हो। दूसरा, एक अपराध के लिए 1 ही बार सजा। और तीसरा हम लोगों ने देखा था कि जो एक अपराध के लिए 1 ही सजा, हाँ, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। उसके बाद 21 में मैंने बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार इसी में बताया, सूचना का अधिकार इसी में होगा, सोने की स्वतंत्रता, सार्वजनिक फांसी नहीं दी जा सकती, विदेश यात्रा की स्वतंत्रता, ये सब। और 6 से 14 वर्षों के बच्चों का जो निःशुल्क शिक्षा है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया 21 में। 22 में मैंने बताया था गिरफ्तारी के संबंध में। तो इसमें 2 तरह के देखे हम लोग, साधारण कानूनी मामला और निवारक निरोध। तो साधारण में 3 अधिकार दिया गया, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, ठीक है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर आपको न्यायाधीश के सामने पेश किया जाएगा। और तीसरा, वकील रखने की स्वतंत्रता होगी। उसके बाद निवारक में क्या है कि 3 महीना से ज्यादा आप हिरासत में नहीं रख सकते, 3 महीना पर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए परामर्श और भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। 23 में बलात् श्रम का निषेध है। 24 में बाल श्रम निषेध है। 25 में धर्म को मानने और पूजा पाठ की। 26 में आपको क्या है कि धार्मिक कार्य संपन्न करने की छूट है। 27 में आपको धार्मिक कर यानी जो धार्मिक टैक्स है उसकी छूट है। और 28 में धार्मिक शिक्षा। तो ये फटाफट रैपिड फायर रिवीजन भी हो गया आपका। तो चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा वीडियो लगा जरूर कमेंट करके बताना, और बाकी के इसके बचे हुए पार्ट उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।